किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। उसमें जो टॉपिक्स दिए होते हैं उसको लिख लिख के अपन समझ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रितेश। वेलकम्स यू ऑल टू आवर चैनल स्टडीज। तो हम एक एक के क्वेश्चंस कर रहे थे। इस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें। आज ही हमारा कोल माइनिंग का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम कोई दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो हमने टारगेट लिया है कि हम आपका सिलेबस 15 नवंबर तक कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। देन दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि मैं पढ़ाता कैसे हूं, मैं पढ़ाने हूं पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, देन कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना सब्सिडेंस। आप सबने सब्सिडेंस तो पढ़ा ही होगा, आप सबने सब्सिडेंस पढ़ा होगा। सब्सिडेंस होता क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, आप सबने सब्सिडेंस पढ़ा होगा, ब्लॉक मैकेनिक्स से पढ़ा होगा, स्टार्टा कंट्रोल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन एक कोल माइनिंग में भी ग्राउंड सब्सिडेंस का थोड़ा रोल है, इसलिए अपन सब्सिडेंस को पढ़ लेते हैं। सब्सिडेंस क्या होता क्या है, पहला डेफिनेशन। सब्सिडेंस मीन्स सेटलमेंट और डिप्रेशन, मीन्स बैठना। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है डिटेल में, तो इसका डेफिनेशन है इट रिफर्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू केविंग ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्राटा। ठीक है, तो यह कॉजेस किस किस वजह से होता है, ये किस किस वजह से होता है। तो इसका रीजन क्या है होने का, वो रीजन है पहला विड्रॉल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इट्स पोर्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ ग्राउंड सरफेस बाय एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये दो चीजें हैं, मेनली रीजन है। बाकी बहुत सारे रीजन अदर रीजन भी होते हैं, लेकिन मेनली ये दो रीजन हैं। अब सब्सिडेंस को एक बार डिटेल से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, लाइक कोई ये अपने पास एज अ अर्थ है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे माइनिंग करी, ये लाइन में आ जाते हैं। अपन ने इतनी माइनिंग करी, इतना अपने पास ये था, अपन ने इस जगह को खा लिया, मतलब इस जगह को एक्सकेवेट कर लिया। एक्सकेवेट कर दिया, अपन ने लगा दिया, भले सपोर्ट लगाया नहीं लगाया वो डिफरेंट बात है, वो बात में वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ये अपना कोई ऐसा एरिया था, अपन ने इसको इस एरिया को खा लिया। ठीक है, और ये अपना मिनरल है इस जगह पे, मिनरलाइज जोन है इस जगह पे। तो क्या होता है, आपने कई जगह देखा होगा कि जो ये सरफेस ऐसा था, बट सरफेस ऐसा नहीं हो गया, सरफेस ऐसा हो जाता है, मींस इस जगह से झुक जाता है, मतलब ये जो सरफेस है नीचे आ गया, ये ऐसा हो गया। तो जो ये होता है ना, ये नीचे बैठ रहा है, मतलब ये ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, तो इसको ही हम सब्सिडेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ये बस इतना ही था सब्सिडेंस में, बाकी इसमें कुछ रोल है नहीं। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे समझे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये डायग्राम दिखा रखा है मैंने, ये वही चीज है जो आपको मैंने दिखाया था पहले वीडियोस में। फिर इसमें ये पॉइंट जो होता है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ ड्रॉ कहते हैं, जो कि अपना न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, क्योंकि है ही नहीं, मैंने डाउनलोड किया था, एचडी में डाउनलोड नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई। यम सब्सिडेंस 3 टाइप के होते हैं, पहला क्रिटिकल, दूसरा सुपर क्रिटिकल एंड थर्ड इज द सब क्रिटिकल। या क्रिटिकल में क्या होता है, जो मैक्सिमम सब्सिडेंस रीच होता है ना, वो किसी एक पॉइंट पे रीच होता है। ठीक है, मींस एक पॉइंट पे सबसे ज्यादा सब्सिडेंस आता है। ठीक है, और सुपर क्रिटिकल जो होता है उसमें मोर देन 1 पॉइंट पे मैक्सिमम सब्सिडेंस आता है। लाइक यहाँ पे देखोगे आप, एक तो यहाँ पे सब्सिडेंस आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस पूरे लाइन पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम सब्सिडेंस आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल। और क्रिटिकल वो जहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे मैक्सिमम सब्सिडेंस आ रहा है। ठीक है, और सब क्रिटिकल वो है जहां मैक्सिमम सब्सिडेंस रीच ही नहीं हो रहा है। ये देखो, ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच ही नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं यहीं से मुड़ जा रहा है, इसको कहते हैं सब क्रिटिकल। ठीक है, बस यही था इसका आज के सारे अपने थ्योरी। अब सीधे सीधे अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले 2 डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है एंड एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है। इस पे क्वेश्चन कई बार आते भी हैं, इन दोनों पे थियरी में भी आते हैं एंड न्यूमेरिकल तो करेंगे सी अपन। बस डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं। द पॉइंट में कर्वेचर ऑफ सब्सिडेंस प्रोफाइल, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रोफाइल चेंजेस फ्रॉम कॉन्केव टू कॉन्वेक्स और वाइस वर्सा। ठीक है, मींस डायग्राम में देखते हैं अपन क्या हुआ। यहां से पहले ये कॉन्वेक्स बनता आ रहा है, बट यहां पे ये कॉन्केव बन गया, तो इस पॉइंट को अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट पे क्या क्या है, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है, अपन इतना पढ़ेंगे, छोड़ो, बस इतना काम का था अपना, ये खत्म हो गया यहाँ तक। इसके बाद एंगल ऑफ ड्रॉ, द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द वर्टिकल लाइन ड्रॉन
drawn and line joining the point of zero subsidence. क्या है, एक बार मेरे को थोड़ा याद करने दो. line at the panel edge, vertical line at the panel edge, ठीक है, at the panel edge. एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी मेरे से. इसका डेफिनेशन होगा द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द वर्टिकल लाइन एट द पैनल एज एंड अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ जीरो सबसिडेंस, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ ड्रॉ. इसको देख लेते हैं एक बार डायग्राम में. ये रहा डायग्राम अपना. क्या बोला, एंगल सबटेंडेड विद इन द वर्टिकल लाइन, एक तो इस लाइन की और जो जीरो सबसिडेंस को जोड़ रहा है. यहां पे सबसिडेंस जीरो है, सबसिडेंस यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहां जीरो है, तो इसके भी जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं अपन एंगल ऑफ ड्रॉ. दैट्स इट, खत्म. ठीक है, बस इतना ही है थियोरी में. बाकी तो क्या है चीजें वो सबको पता ही है, थ्योरी कुछ काम की नहीं है, गेट में काम की नहीं, बाकी काम की है. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है ना बल्किंग फैक्टर. ये क्या होता है बल्किंग फैक्टर? फॉर्मूला है, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रोकन रॉक मास टू दैट ऑफ इन सितु रॉक मास. इट इज नोटेड बाय के. मींस ब्रोकन रॉक मास और इन सितु रॉक मास में जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं बल्किंग फैक्टर. फॉर्मूला इसका है के इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रॉक, बोला ना ब्रोकन रॉक मास, वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग या आफ्टर ब्रोकन. ठीक है, आफ्टर वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग जो कि ब्रोकन हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक बिफोर केविंग. समझ पा रहे हो? मींस यहां इसने डेफिनेशन में बोला कि द रेशियो ऑफ ब्रोकन रॉक मास. ठीक है, ब्रोकन रॉक मास, तो ब्रोकन कब होगा? जब फूट गया, ब्लास्टिंग हो गई या केविंग हो गया, तब हो गया. और इन सितु रॉक मास जो पहले था, तो ये तो मैंने यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग, मींस ब्लास्टिंग के बाद या केविंग के बाद, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक बिफोर केविंग, ब्लास्टिंग या केविंग के पहले. ठीक है, बस ये आज का आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है. ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे. या पहला क्वेश्चन आ गया आपका. ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हाई फाई क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं. ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा गलत बना रखा है. ये थीटा यहां पे आएगा और ये 100 मीटर है. ठीक है, और हमें ये x जो है यहां से यहां का x दे रखा है. बस ये चीजें दे रखी है. ठीक है, क्या ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ये चीज देख लो. द सबसिडेंस प्रोफाइल ओवर ए लॉन्ग वॉल पैनल in a perfectly horizontal seam is given as s equals to 0.7546 where. ठीक है, subsidence क्या है? At any point on the profile, mx is the horizontal subdistance measured from the point of inflection in the direction of decreasing subsidence. means यहाँ से यहाँ का distance दे रखा है. ये डायग्राम दे रखा है तो हमने को इतना सोचने की बात नहीं है. If the depth of the panel is 100 मीटर, पैनल का डेप्थ 100 मीटर दे रखा है, एंड एंगल ऑफ ड्रॉ में निकालना है. ठीक है, दिया क्या क्या है? एक तो अपने को बस s गिवन है, s इक्वल्स टू कितना है 0.746 माइनस 0.750 10. अब बोला h, आप सबने h पढ़ा होगा, इसका मतलब है 10 हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक x. ठीक है, इसका 0.05x. अब कोई बोलेगा कि सर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हाइपरबोला तो कहीं है ही नहीं, तो ये हाइपरबोला का साइन आपको गेट वर्चुअल कैलकुलेटर में ही मिलेगा. ठीक है, इस वाले कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा, तो मेरे पास कैशियो का होता है उसमें नहीं मिलेगा. तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है सॉल्व. ठीक है, बता दूंगा कैसे कैसे करना है. तो इस अपने को इसमें से x निकालना है क्योंकि अपने पास h है. ये क्या है? हाइट है, हाइट है, डेप्थ है. ये h और वो h डिफरेंट है. ठीक है, डेप्थ है अपने पास, डेप्थ लिख देते हैं, कंफ्यूजन होगा आपको. ठीक है, 100 मीटर. अब अपने को निकालना क्या है? पहले तो इसमें से x निकाल ले में और फिर 10 थीटा लगा के थीटा फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो ठीक है, चलिए इसमें से आता हूं. इसमें s यहां पे 0 होगा ना, आप लोग सब मानते हो. सबसिडेंस की वैल्यू यहां पे 0 की, तो हम सबसिडेंस की वैल्यू 0 पुट कर दे, तभी सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन. तो नेक्स्ट में पुट करते हैं अपन. s को हमने 0 पुट करा, 0 इक्वल्स टू 0.746 माइनस 0.750 10 हाइपरबोलिक 0.05x था ना, 0.05x. ठीक है, ये 0 इसको इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये हो गया 0.750 10 हाइपरबोलिक 0.05x 0.746। अब 10 हाइपरबोलिक 0.05x इक्वल्स टू 0.746 डिवाइड बाई 0.750। इसको अपन कर लेते हैं कैलकुलेट सॉल्व। 0.746 डिवाइड बाई 0.750 दैट इज 0.9946 0.9946। ठीक है, ये आ गया अपने पास 10 हाइपरबोलिक। अब ये इधर जाएगा 10 हाइपरबोलिक। ठीक है, ये इसमें कैलकुलेटर में नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है मेरे को भी। मैंने इसकी वैल्यू लिख रखी है, आप लोग भी लिख लेना चाहो, मतलब आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट कर देना यहाँ पे, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि हाइपरबोलिक कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। क्योंकि अपने आप कुछ भी कैलकुलेशन खुद से नहीं करना, सब चीज़ें अपने को कैलसी से करना है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ बनेगा, मेरे पास लिखा हुआ है, आप भी लिख लेना। मैंने एक्चुअली इसको सॉल्व करा था घर पे, तो आप लोग भी कर सकते हो। ये मैं एक बार यहाँ पे करने से पहले एक बार सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ताकि मुझे यहाँ दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो जब मैंने ये पूरा सॉल्व किया, ये इसको भी सॉल्व किया, तो ये x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 59.24 मीटर। ठीक है, ये वर्चुअल कैलकुलेटर में सॉल्व होगा। इसको कर दिया, फिर ये 0.05 को नीचे ले जाना, फिर ये वैल्यू आएगी अपनी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x ये था, x ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस गिवन है और अपने को थीटा निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं ना भाई? आया ना, बोलो। बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब अपन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा यार एडजस्ट कर लो। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। मानते हो ना भाई? सही है ना? तो यहां लिखो tan थीटा इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 59.24, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो यही है 59.24 डिवाइडेड बाई 100 क्या 0.5924 दिख रहा है ना आपको? tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। tan इक्वल्स थीटा, सामने x है, x की वैल्यू 59.24 थी, d है जो 100 है तो 100 लिख दिया। तो सॉल्व करा तो 0.5924 आया, तो थीटा इक्वल्स टू कर लेंगे tan इनवर्स 0.5924। इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0.5924 का tan इनवर्स निकालेंगे, तो वैल्यू आ रही है अपने पास, थीटा जो आ रही है वो आ रही है 30.6 डिग्री। 30.6 डिग्री। अब देखते हैं 30.6 डिग्री इसमें है कि नहीं है। तो भैया इसमें है सी ऑप्शन, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, वापस समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ था? सब्सिडेंस प्रोफाइल दिया हुआ था। तो अपन इस डायग्राम से अपन ने चीजें पढ़ी है अभी सब्सिडेंस के बारे में, उससे अपन पता कर पा रहे हैं कि इस जगह पे सब्सिडेंस की वैल्यू 0 होगी। तो अगर ये सब्सिडेंस प्रोफाइल का इक्वेशन है तो इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहां पे करा, तो वहां पे s की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ 0 रख के हमने x की वैल्यू निकाला इधर से। वो x की वैल्यू बड़ी लंबी कैलकुलेशन हुई, फिर x की वैल्यू आई 59.24 और अपने को d पता था, d की वैल्यू अपने को 100 थी। तो कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बन गया ये छोटा वाला डायग्राम? ये कुछ बन गया ना ऐसा, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। तो इसको अपन ने बाई राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करा, तो थीटा की वैल्यू आई 30.6 डिग्री, जो कि अपना करेक्ट आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, an underground panel extracted in a coal mine has a strike length of 500 meter. After subsidence survey, it was found that the length of a straight line between the extreme limits of the subsided area surface is 593.2 meter in the strike direction. The depth of the extracted panel from the surface is 100 meter. The angle of draw for the overlying strata, assuming identical subsidence on either side of the center of the panel is. भाई बहुत लंबी कथा सुना दी यार, मैं भी भूल गया। चलो कोई नहीं। क्या दिया हुआ है? An underground panel extracted in a coal mine has a strike length of 500 meter. Means कोई पैनल है, अब मेरा डायग्राम सही नहीं बनता लाइन है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये रहा कोई पैनल, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये ऐसे करके। ये था, तो यहाँ पे 500 मीटर का था ये। ठीक है, पहले 500 मीटर पहले था, दिख रहा होगा आप लोगों को।
लेकिन क्या हुआ, सब्सिडेंस के सर्वे करा हमने तो हमें कुछ पता चला कि ये जो 500 है ना, ये 593.2 हो गया, मींस यहां से और यहां से एक्सट्रीम पॉइंट से ये बढ़ गया। अब 93.2 पूरा बढ़ा है और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को खींचा है, तो अपन जब किसी चीज को ऐसे खींचते ना तो आधा इधर बढ़ेगा आधा इधर बढ़ेगा, सही है, आई एम राइट। तो 93.2 एक्स्ट्रा हो गया, जैसे 593 था पहले, नया पहले था 500, तो माइनस करके नया निकाल लें, तो माइनस नया है 93.2। अब दोनों तरफ 93.2 इक्वल पार्ट में बटा हुआ था, इसको बटे में 2 करके ले में तो यह जाएगा 46.6, मींस यहां भी 46.6 मीटर बढ़ा है और इस जगह भी 46.6 मीटर बढ़ा है। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्या बोला कि 500 मीटर स्ट्राइक लेंथ का हमारे पास एक एरिया था, हमने उसमें सब्सिडेंस सर्वे करा, उसमें सब्सिडेंस हो गया होगा, और वो सब्सिडेंस सर्वे होने के बाद उसकी लेंथ जो बढ़ी वो हो गई 593.2, मींस जो एक ऐसा इमेजिन करो इसको, ये अपने पास पहले की बुक थी जिसकी लेंथ है, जब इस सब्सिडेंस सर्वे करा तो ऐसा मिला कि इसकी हाइट इतनी बढ़ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब्सिडेंस होगा तो खाली इधर ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा ना, इधर भी इक्वल बढ़ेगा और इधर भी इक्वल बढ़ेगा। तो 500 तो इसकी होगी, मिले कितनी नई 593.2, तो 93.2 एक्स्ट्रा बढ़ा, मींस इधर आधी और इधर आधी, मींस इधर 46.6 बढ़ी और इधर 46.6 बढ़ी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा क्या गिवन है, इसके अलावा हमारे पास डेप्थ गिवन है 100 मीटर और हमें एंगल ऑफ ड्रॉ पूछा है, एंगल ऑफ ड्रॉ पूछा है। अब आपको पता ही है थीटा निकालना है यहाँ से, जो आपके लिए काफी इजी है, आप थीटा निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल्स टू, यहां निकालना थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, मींस 46.6 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करना है, कैलसी में करना सॉल्व इसको, और थीटा की वैल्यू अब निकाल लेना। मैं डायरेक्ट निकलता रहता हूँ, आपको राइट आंसर बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट में मैंने जल्दी कर लिया कि सेम क्वेश्चन वापस नहीं करने, वापस करने का कोई मीन नहीं बनता, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24.98 डिग्री, दैट इज 25 डिग्री के इक्वल। 98 डिग्री मींस 25 डिग्री, ठीक है, दैट इज द आंसर अपना का बी। बस इसमें समझने की बात यही थी, दो तरह से खींचने वाली, जो मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया। ये पेज किसी काम का नहीं रह गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन छोटे छोटे आगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब है द वेट परसेंट ऑफ सॉलिड इन अ सैंड वाटर स्टोइंग पाइप इज 60। क्या देखा, वेट परसेंटेज। इफ द सॉलिड डेंसिटी इज 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द पल्प डेंसिटी ऑफ स्लरी इन किलोग्राम। क्या दिया हुआ है, सैंड वाटर, ये मिलकर क्या बना रही, स्लरी। स्लरी में क्या क्या होता है, सैंड प्लस वाटर। ये कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, बस यही चीज है समझने की, बाकी तो क्वेश्चन 2 मिनट बन जाएगा। स्लरी में होता है सैंड प्लस वाटर, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा कि सर डेंसिटी ऑफ स्लरी, ये पल्प वल्प भूल जाओ, पल्प वल्प सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। द वेट परसेंट ऑफ सॉलिड इन सैंड, सैंड वाटर स्टोइंग में कितना, मतलब सॉलिड कितना है उसका वेट परसेंट कितना है, तो वेट ऑफ सॉलिड नोट करते हैं। ये देखो उसने परसेंटेज में लिखा है 60% ऑफ एक्चुअल वेट, 60% ऑफ स्लरी का वेट, स्लरी का वेट डब्ल्यू मान लें अपन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 0.60 डब्ल्यू बन जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से वेट ऑफ वाटर, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, अगर ये 0.60 डब्ल्यू हो गई तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, मीन्स टोटल डब्ल्यू माइनस 0.60 डब्ल्यू। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 0.40 डब्ल्यू। ये मैं समझा रहा हूं, प्लीज आप ऐसे ना करें, डायरेक्ट देखें 0.60 डब्ल्यू आ गया तो इसका 0.40 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या गिवन है, गिवन है डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, वो है 3000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है आपको पता ही है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस काम हो गया अपना, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज पे, समझ में आ गया ये चीजें। पूछा क्या है हमसे, डेंसिटी ऑफ स्लरी, जो फाइनल जो बन रहा है उसका डेंसिटी क्या होगा। तो हमने स्लरी का वेट क्या माना था, W, क्या होता है मास अपन, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने वेट माना था, W माना था मास उसको। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम
पहले निकालना है वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम होगा, एक तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ स्लरी जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ना ब्रो, समझ पा रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, अगर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इधर जाएगा तो मास अपॉन डेंसिटी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड सैंड हो जाएगा, इसका वेट कितना था 0.60 डब्ल्यू टोटल वेट के, डिवाइड बाय इसका डेंसिटी कितना था 3000 प्लस इसका कितना था वाटर का 0.40 डब्ल्यू, इसका डेंसिटी कितना होता है 1000। बस पुट कर दो वॉल्यूम में, इधर पुट करेंगे तो कैसे करेंगे 0.60 डब्ल्यू डिवाइड बाई 3000 प्लस 0.40 डब्ल्यू डिवाइड बाई 1000। Whenever you solve this equation, सॉल्व करना है, W इधर भी है, W इधर भी है, W इधर भी है, खा गए 3 W को, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा अपने पास 1 डिवाइडेड बाई 0.60 डिवाइडेड बाई 3000 प्लस 0.40 डिवाइडेड बाई 1000। अब है ना सिंगल सिंगल सॉल्व करने मत बैठना, ये लेना अपना अपना कैलसी लेना और पहले से क्या करना नीचे सॉल्व कर लेना। क्या लगाना, पहले ब्रैकेट लगाना, फिर लिखा 0.60 डिवाइड बाई 3000 प्लस 0.40 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये कैलसी अलाउड है वहां पे, और इसको कर देना इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1666.67 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देख लेते हैं कौन से में है, तो ये है अपना सॉल्यूशन नंबर डी, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट था, स्लरी क्या होता है सैंड प्लस वाटर के इक्वल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्लरी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, बस इस पे और डेंसिटी वाले से कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां गया भाई, घूम रहे, आ नहीं रहा सामने, ठीक है ले आते हैं इसको सामने। चलो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड है, आपका दिमाग कितना है इस पे बेस्ड है, और आपको कितना आता है इन जनरल, ठीक है। या तो क्या क्या चीजें देखी है इसमें ना, कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला, आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्या पहले दिया क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, अगर आपको थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड आता है तो, अगर नहीं आता तो भी हो जाएगा, बाकी हम है किस लिए भाई, है ना। अब कोई फिर से पूछेगा भाई कैसे करा, तो बता देंगे अपन, आपको सब बताया था, अपने को सब बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो हमको डेंसिटी कन्वर्ट, डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ कोल क्या हो जाएगा 1.2 है। आज मैं ट्रिक बताता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी आपको दिया हुआ होगा तो आप उसको डेंसिटी में चेंज करने के लिए डायरेक्ट लग दो उसको टन पर मीटर क्यूब में, कोई सोचना नहीं है, डायरेक्ट टन पर मीटर क्यूब कर दो उसको, सही हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, पिछले वीडियो देखे मैंने ये ऐसा कैसे लिखा, ठीक है। आज का आपके लिए असाइनमेंट भी है कि आप चेक करना कि डेंसिटी को मैंने डायरेक्ट टन पर मीटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं डायरेक्ट डेंसिटी में कैसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, मशीन प्रोड्यूसेस, प्रोडक्शन भी दे रखा है, क्यों दे रखा है उसने 700 टन पर आवर। इसके अलावा उन्होंने इफिशियंसी दे रखा है 65%। पूछा है हमसे पावर, अब यहां पे लोग बोलेंगे कि पावर इनपुट पावर पूछा है कि आउटपुट पावर पूछा है, तो जब भी यहां दिख रहा है इलेक्ट्रिकल पावर मींस इनपुट पावर पूछा है, ठीक है। अपने को इनपुट पावर फाइंड करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सर या भैया एनर्जी दे रखी है, प्रोडक्शन दे रखा है, कोल ये डेंसिटी दे रखा है, तो यार इससे कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता, तो सॉल्व कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर और वर्क का, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है W इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। मींस अपने को लाना है जूल पर सेकंड में आंसर लाना है, बस ये याद रखो जूल पर सेकंड में लाना है, ठीक है। क्या बन रहा है डजंट मैटर, जूल पर सेकंड लाना है अपने को, ठीक है। पहले इसको उठाते हैं, एनर्जी उठाते हैं, डायरेक्ट ला रहा हूं पावर में, देखना आप लोग बोलोगे यार ये कैसे ले आए आप, ठीक है। मैं सिर्फ यहां पे जा रहा हूं सिर्फ यूनिट से, पहले क्या देखा था यूनिट देखा तो 800 वाले का 800 किलो जूल पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई
1.2 टन पर मीटर क्यूब अपने को क्या इधर से मीटर क्यूब हटाना है। 1.2 जो है टन्स पर मीटर क्यूब, तो इधर करते हैं 1.2, इधर आ गया टन्स, इधर आ गया मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल करेंगे अपन, इसलिए। इसके अलावा 700 टन्स पर आवर, अब लाना क्या है जूल पर आवर, मतलब ये जूल पर सेकंड में लाना है, तो अपन 700 मल्टीप्लाई करते हैं 700 टन्स पर आवर। अब देखना इसमें टन से टन गया, मीटर क्यूब से मीटर गया, किलो जूल पर आवर, तो कहीं ना कहीं अपने को जूल पर सेकंड वाली वैल्यू दे रहे हैं, यही होगा अपना आंसर। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। चलो सॉल्व करो भाई। 800 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, मल्टीप्लाइड नहीं डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 700, ये आ रहा है अपना 46666, 1 2 3 4 5, अरे आंखें खराब हो रही है यार, धीरे धीरे दिखाई देना कम हो रहा है। ये किसमें आया किलो जूल पर आवर। लेकिन 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 मैंने क्या बोला था, वॉट का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, यहां तो कहीं ना कहीं आवर आ रहा है, कन्वर्ट करो तो सेकेंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको 46666, कितने 6 लिखवाएगा भाई, इतने तो जिंदगी में नहीं 6 आए मेरे। यहां पे करते हैं, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, तो भैया इसको सॉल्व करो। 4666666, 1 2 3 4 5 डिवाइड 6 7 डिवाइड बाय 3600, ये आ रहा है अपना आंसर 129.63 किलो जूल पर सेकेंड, या इसको कर सकते हैं किलो वॉट। लेकिन भाई ये तो हमारा आउटपुट पावर आया, निकालना क्या था यहाँ पे इनपुट पावर, तो कैसे करेंगे सॉल्व वो देखते हैं। इनपुट पावर एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट पेज है क्या अपने पास या नहीं है, नहीं है, अपने को इस पेज में ही करना पड़ेगा। चलो यार इस पेज में ही कर लेते हैं यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्लियर विजिबल है ना, ये विजिबल है ना, ठीक है। यहां देखो इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो हमारे पास इनपुट पावर हमें फाइंड करना है, इनपुट पावर को इधर ले आए, इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। आउटपुट पावर कितनी है 129.63 डिवाइड बाय इफिशियंसी कितनी थी 0.65 या 0.60 था, क्या था भाई 0.65। इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं 200 वाली वैल्यू देगा अपने को, 129.63 डिवाइड बाय 0.65, ये आ गया अपने पास 199.43 किलोवाट, जो कि अपना रिक्वायर्ड आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोच लो यार इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं माइनिंग का। हाँ तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें माइनिंग का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, आप बिना फालतू कंफ्यूज हो रहे होगे कि माइनिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें माइनिंग का कॉन्सेप्ट लगना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम क्या हो गया, ठीक है, टाइम इज रनिंग अप। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम की इश्यूज है मेरे पास। सो ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर इसके अलावा 2 पहले वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर इसमें 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या है, अ लॉन्ग वॉल पैनल विद अ फेस हाइट 3 मीटर एंड अ फेस लेंथ 150 मीटर इज वर्कड इन 3 शिफ्ट पर डे, employing 40 men per shift. The depth of the wave of the shearer cutting coal is 0.5 meter. The unit weight of coal इतना है, 2 full phase are cut exploded per shift. Really pressure for the panel in tons per area. बहुत बड़ा दे दिया यार, समझ में नहीं आया मेरे को भी, ठीक है कोई नहीं, लिखते हैं। जब भी समझ नहीं आया लिखो। हाइट क्या दे रखा है 3 मीटर, लेंथ क्या दे रखा है 150 मीटर। वाह यार, 3 शिफ्ट में काम होता है, एक दिन में कितना 3 शिफ्ट्स पर डे, ठीक है। 40 men पर शिफ्ट, इसका वैसे काम है नहीं इस क्वेश्चन में, 40 men पर शिफ्ट, ठीक है। वेव डेप्थ दे रखा है, वेव का डेप्थ दे रखा है, दैट इज 0.5 मीटर। द यूनिट वेट ऑफ कोल इज 1.4, डेंसिटी दे रखा है 1.4 टन्स पर मीटर क्यूब, 1.4 टन्स पर मीटर क्यूब। क्या बोला इसने, 2 फेज एक शिफ्ट में कट होता है, कितना हो रहा है एक शिफ्ट में 2 फेज, और एक दिन में 3 शिफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। अपने को डेली प्रोडक्शन पूछा है,
कोई नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो यार, ये क्वेश्चन देने से पहले सोचना चाहिए था इनको। वॉल्यूम क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू डेप्थ, या कुछ भी कर लो, जो भी तीन देखोगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, हाइट इंटू लेंथ इंटू डेप्थ। हाइट क्या है 3 इंटू 150, क्या 3 था ना, 3 इंटू 150 0.5, 3 इंटू 150 लेंथ था एंड वेब डेप्थ था 0.5 मीटर। कितना हो गया ये भाई यार, कितना रिविजन करोगे मेरे से, 0.5 225 हो गया मीटर क्यूब्स। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी में इसको चेंज कर दे टन्स में, टन चेंज करने क्या करेंगे अपन, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया टन्स पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, क्या वैल्यू आ गई 4, 315 टन्स, 315 टन्स। अब क्या है, एक दिन एक शिफ्ट में 2 फेसेस को ब्लास्ट करते हैं, मतलब 2 पर शिफ्ट में दो फेसेस को ब्लास्ट करते हैं इस साइज के, ठीक है। और एक दिन में 3 शिफ्ट चलती है, मतलब 3 शिफ्ट पर डे, 3 शिफ्ट पर डे। शिफ्ट से शिफ्ट गया तो ये अपने डे में आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लो 315 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आ रहा है अपना 18-19 टन्स पर डे, दैट इज आवर डेली प्रोडक्शन, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या चीज गिवन थी, अपने गिवन था लेंथ था, हाइट था, लेंथ था, वेवलेट था, डेंसिटी था, इसके बाद 3 शिफ्ट पर डे, 40 मैन पर शिफ्ट, 2 फेसेस पर शिफ्ट। तो अपन ने पहले इसमें वॉल्यूम निकाला, अपने टन तक तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस पे। इसके बाद क्या था, छोटा सा कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड का, कि एक शिफ्ट में 2 फेसेस ब्लास्ट करते हैं, दोनों फेसेस की हाइट, लेंथ और डेप्थ सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक शिफ्ट का प्रोडक्शन आ जाएगा। जब शिफ्ट का प्रोडक्शन आ गया तो एक दिन में 3 शिफ्ट चलते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो भी कर लेते हैं क्योंकि काफी इजी है, इससे रिलेटेड है इसलिए कर रहे हैं, बाकी नहीं करते उस क्वेश्चन को, मन नहीं था। उसमें दिया हुआ है इन द एबव क्वेश्चन द पैनल ओएमएस इन टन्स, ठीक है। उसमें क्या दिखा था, मैन कितने इन्वॉल्व थे क्वेश्चन में, 40 मैन पर शिफ्ट, 40 पर शिफ्ट में थे, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन क्या था, टोटल था 18-19 टन्स पर डे, ठीक है ब्रो। जब इसको शिफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 शिफ्ट थे, तो 18-19 डिवाइड बाय 3, दैट इज द 630 पर शिफ्ट प्रोडक्शन हो गया अपना टन पर शिफ्ट, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ओएमएस मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ओएमएस आपको याद होगा, तो अगर नहीं भी याद हो तो बस सीख लेते हैं। क्या होता है, प्रोडक्शन पर शिफ्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ शिफ्ट, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ शिफ्ट, ठीक है। एक शिफ्ट का प्रोडक्शन कितना है, 630 टन। कुछ नहीं कर रहा है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, यहां पे सब चीजें कर रखी है। और कितने मैन इनरोल्ड है एक शिफ्ट में, नंबर ऑफ पर्सन इनरोल्ड इन शिफ्ट कितने, 40 मेंस। तो बस सॉल्व कर दो इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 15.75, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 15.75, दैट इज द बी। कुछ नहीं था, आज के क्वेश्चन काफी सिंपल थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा। इसके अलावा अपने पास 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 3 क्वेश्चन ये बच रहे हैं और 2 क्वेश्चन उसमें बच रहे हैं प्रीवियस वाले। तो अपने 5 क्वेश्चन का एक बंच ऑफ सेट लेके आएंगे और फटाक से खत्म करेंगे। मैं सोचा था आज खत्म करने की, बट एक्चुअली टाइम नहीं था तो नहीं कर पाया खत्म। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएंगे, कल परसों में ले आएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है, अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को, अपन एंड करते हैं सेशन को एक क्वार्ट्स के साथ। तो क्वार्ट क्या है आज का, इन द मिडिल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। मींस जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपको फेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहे वीडियो, ताकि मुझे भी बूस्ट अप मिले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।